नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर फर्स्ट के लोग कुछ प्रॉब्लम आपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बताया है, जिसमें देखो एक तो आपने बताया कि क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था। उस क्वेश्चन में देखो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो देखना। देखो आपको क्या दिया है, दूसरा जो न्यूमेरिकल दिया है वो आपको ये दिया है कि 0.4 माइक्रोकूलम के आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है, और यदि दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है तो दोनों गोलों के बीच में कितनी दूरी होगी। देखो ये गोला आपको दे रखा है, जैसे ये गोला ए है, इसके ऊपर आवेश मैं लिख दूं क्यू ए का मान 0.4 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम है, इसका मतलब है हमने लिख देंगे 0.4 गुना 10 की पावर -6 कूलम, और ये क्यू ए का मान कितना हो गया 4 गुना 10 की घात -7 कूलम हो गया। दूसरा गोला ये आपको दे रखा है बी, जिसको आपका आवेश आपको दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया 8 गुना 10 की पावर -7 कूलम कह सकते हैं। और ये कह रहा है कि पहला गोला दूसरे के ऊपर जो बल लगाता है वो बल आपको ये दे रखा है कि F12 कह दें या F अपन कह दें, तो वो अपने पास दे रखा है 0.2 न्यूटन बल लगाता है। तो ये कहा है कि इसके दूरी r का मान ज्ञात कीजिए। तो दूरी का मान देखो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, कूलम नियम के अनुसार कि क्यू ए क्यू बी अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ से r का मान चाहिए तो r स्क्वायर को क्रॉस गुणा कर लो क्यू ए क्यू बी, और ये f इधर है, फिर आर स्क्वायर बराबर करोगे तो क्या होगा k क्यू ए क्यू बी अपॉन में क्या जाएगा f, और r बराबर क्या हो गया अंडरूट ऑफ k क्यू ए क्यू बी अपॉन में क्या हो गया f अपन लिख सकते हैं। यही अपने पास। अब देखो यहाँ से अपन यदि करते हैं तो r बराबर देखो अपने पास k का मान कितना हो गया 9 गुना 10 की पावर 9, ये हो गया 4 गुना 10 की पावर -7, 8 गुना 10 की पावर -7 अपॉन में देखो बल का मान कितना है 0.2, और ये पॉइंट पे डालो यहाँ से अपॉन में ऊपर क्या कर दो 10 कर दो, और यहाँ से अपन यदि देखो कैंसिल करें तो ये अपने पास कितना हो गया, जो अपन यहाँ पे देखो जो स्थिति अपने पास बनेगी वो एक डाल दो भी, ये हुआ क्या 9 गुना 2 गुना 8 और 10 की पावर देखो 9 और एक 10, फिर ये 10 की पावर 7 और ये 10 की पावर 7, 10 की पावर -14, और r बराबर कितना हो गया 9 को 18 को 8 से गुणा करोगे 144, और 10 की पावर कितनी रहेगी -4, 144 का मतलब कितना 12, 10 की पावर -2, r बराबर कितना आ गया मीटर में है तो r बराबर क्या लिख दोगे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही है। दूसरा पार्ट देखना इसका आपको जो दिया है वो देखो आपको ये कह रहा है कि पहला गोला इस गोले के ऊपर इतना बल लगाता है तो दूसरा गोला पहले के ऊपर कितना बल लगाएगा। ठीक है ना, अपन ने कूलम नियम के सदिश निरूपण में अपन सिद्ध कर चुके हैं। कूलम बल होता है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम की अनुपालना करता है। अतः अपन ये कह सकते हैं क्रिया के विपरीत क्या होगी प्रतिक्रिया होगी, क्रिया के विपरीत यहाँ पे क्या होगी प्रतिक्रिया होगी। तो ये गोला इस गोले के ऊपर 0.2 न्यूटन बल लगाता है तो ये गोला भी क्या करेगा, इस गोले के ऊपर जो बल लगाएगा वो कितना लगाएगा 0.2 न्यूटन बल ही लगाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो बी का जो आंसर होगा वो भी क्या होगा 0.2 न्यूटन ही हो जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन नंबर अपने पास आपने जो प्रॉब्लम भेजी है उसमें कुछ न्यूमेरिकल है 8 का। ठीक है ना, या क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है वो और देखना। क्वेश्चन नंबर देखो 8 है, वो आपको क्या दे रखा है 8 आपको ये दे रखा है दो बिंदु आवेश क्यू ए का मान है वो आपको दे रखा है 3 माइक्रोकूलम, ए बिंदु हो गया, और दूसरा दे दिया बी बिंदु जिसके ऊपर आपको दे दिया -3 माइक्रोकूलम स्थित है।
दोनों आवेश एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी सेमी की दूरी पर स्थित है? 20 सेमी की दूरी पर स्थित है। तो ये कर दिया, यहाँ पे दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा एपी के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो मतलब ये बिंदु O हो गया और O के ऊपर क्या चाहिए आपको? विद्युत क्षेत्र की ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो O को मध्य बिंदु दे रखा, तो ये दूरी बता सकते हो कितनी होगी? तो यहाँ पे कहोगे 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर है क्या? और ये दूरी भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। तो ये 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अब देखो, या मैं इसको ऐसा भी लिख दूं क्या? 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 को 10 की पावर माइनस 1 मीटर लिख सकता हूँ। 10 गुणा 10 की पावर 2 को क्या लिख दूंगा? 10 की पावर माइनस 1 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ क्या? OA और OB उसके बराबर कितना हो गया? 10 की पावर माइनस 1 मीटर हो गया। अब आपको याद होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखो याद होगा कि अपन ने ये कहा था कि ये बिंदु आवेश है, O होता है, O पर कोई Q आवेश होता है, R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P होता है, P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? KQ कोण में R स्क्वायर होती है। P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? KQ कोण में R स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो KQ कोण में R स्क्वायर होती है, तो यहाँ पे तीव्रता अपने को ये होता है, जो आवेश होता है वो आवेश को अपन K से गुणा कर देंगे और उस आवेश के बिंदु P से दूरी देख लेते हैं, ठीक है ना, उसका स्क्वायर करके अपन उससे डिवाइड कर देते हैं, ऐसा ही होता है। तो मैं देखो यहाँ पे ये कहना चाहूं तो मैं लिखूं क्या? बिंदु O पर स्थित आवेश, O पर स्थित आवेश 3 माइक्रोकूलम के कारण 3 माइक्रोकूलम के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E1 लिख दूं क्या? तो E1 बराबर क्या होगा? KQA अपॉन में OA का स्क्वायर होगा। नहीं हुआ क्या? ये बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन कहते हैं वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही आनी है अभी, ठीक है ना। E1 के बराबर क्या लिख दोगे? KQA अपॉन में OA का स्क्वायर। और यहाँ पे अपन इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। दिशा यदि लिखना चाहे तो दिशा देखो, धनावेश से बल रेखा हमेशा निकलेंगी, तो निकलेंगे तो दैर्घ्य होगी, तो ये दिशा किसकी होगी? E1 की होगी। E1 की जो दिशा होगी वो अपने पास यही बननी है। तो यहाँ पर लोग याद करें तो ये क्या हो गया? K का मान कितना? 9 गुणा 10 की घात 9। QA का मान कितना? QA का मान 3 माइक्रोकूलम है। माइक्रो का हल कर लोगे तो 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 और OA का मान 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 9 गुणा 10 की घात 9, 3 गुणा 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 2, कितना हो गया? 27। और ये अपने पास 11, 11 में से 6 कम कर दो तो 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या होगा? 27 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम होगा। ये तो हुई धनावेश के कारण। ऐसा देखो ऋणावेश के कारण अपन यदि निकालते हैं तो देखो अपने पास क्या होता है कि ऋणावेश के कारण यदि मैं निकालता तो यही लाइन लिखता क्या? बिंदु D पर स्थित आवेश -3 माइक्रोकूलम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखोगे? 2। ये क्या लिखेंगे? KQP अपॉन में OB का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन यदि ज्ञात करेंगे तो देखना दो कितना होगा। देखो E2 K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान -3 गुणा 10 की घात -6, OB का मान 10 की घात -1 का स्क्वायर। और ये यदि अपन करें तो कितना होगा? देखो E2 का मान यदि अपन हल करें तो 9 गुणा 10 की घात 9, ये माइनस यहाँ पे ले आओ भी, और ये कितना हो गया? 9 3 गुणा 10 की घात -6 और ये 10 की घात -2, तो E2 का मान भी कितना गया? माइनस का 27 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। और इसका देखो अपन ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दिशा यदि अपन देखते हैं तो ऋणावेश में बल रेखा क्या होती है? प्रवेश करती है। तो प्रवेश करते हैं E2 की दिशा भी यही हो जाएंगी। तो अपन यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं भी,
तो ये दिख रहे हैं, तो 27 गुणा 10 की घात -5 का मैग्नीट्यूड लो तो कितना हो गया, 27 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये धनावेश और ऋणावेश के कारण बिंदु अभी बी ओ के ऊपर तीव्रता नहीं आई है, धनावेश के कारण तीव्रता आई है और ऋणावेश के कारण तीव्रता आई है। अब अपना क्वेश्चन ये दे रखा, ओ के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ओ के ऊपर जब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे क्या है, एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो अपन ये कह देंगे बिंदु ओ के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु ओ के ऊपर देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, E1 का मैग्नीट्यूड प्लस E2 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है इस कारण इनकी तीव्रताओं का अपन क्या कर देंगे, योग कर देंगे। अब योग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, E का मैग्नीट्यूड, E1 का मैग्नीट्यूड कितना है 27 गुणा 10 की घात -5 और E2 का मैग्नीट्यूड कितना -27 गुणा 10 की घात -5। तो ये अपन करें तो ये हो गया 27 गुणा 10 की पावर -5 प्लस 27 गुणा 10 की पावर -5, और यहाँ अपन यदि करें तो E का मैग्नीट्यूड अपन करें 10 की पावर -5, 27 प्लस 27। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे E का मैग्नीट्यूड अपन यदि करें तो 54 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन पर कूलम आ जाएंगे। तो ये बिंदु O के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अपने पास ये ज्ञात हो जाएगी। इसी का बी पार्ट देखो, बी पार्ट ये कह रखा है कि बिंदु O के ऊपर यदि कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश रख दिया जाए, देखो यहाँ पे आपको ये कह रखा है कि कोई परीक्षण आवेश 1.5 गुणा 10 की पावर -9 कूलम आवेश का कोई ऋणात्मक आवेश हम यदि अपन रख दें तो ये कह रखा है इस आवेश के ऊपर कितना बल लगेगा, तो O बिंदु के ऊपर तीव्रता कितनी है, ये है, और कितना अपने पास यहाँ पे भी देखो E का मैग्नीट्यूड है, तो आवेश का भी क्या कर लो, मैग्नीट्यूड लिख दो भी। ठीक है ना, ऋणात्मक दे रखा है तो अपन मैग्नीट्यूड में अपन ये कहते हैं परीक्षण आवेश का मान वो अपन बता देंगे। और आपको याद होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अपन लिखते हैं तो वो ये कहते हैं कि किसी इकाई धनावेश के ऊपर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो देखो E के बराबर क्या कहते हैं, E का मैग्नीट्यूड बराबर F का मैग्नीट्यूड Q0 का मैग्नीट्यूड। तो F का मैग्नीट्यूड अपने पास क्या हो जाएगा, Q0 का मैग्नीट्यूड E का मैग्नीट्यूड, F के मैग्नीट्यूड के बराबर क्या हो गया 1.5 × 10 की पावर -9 और E का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 54 गुणा 10 की पावर -5 हो गया। अब इसको अपन यदि हल करें तो ये अपने पास बल आ जाएगा और इसी बल का मान वो आपको ज्ञात करने के लिए कहा। तो ये देखो दो जो क्वेश्चन आपने प्रॉब्लम के रूप में बताए हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 2 था जिसका पहला और दूसरा पार्ट दोनों मैंने बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था जिसका पहले पार्ट में ये रहा और सेकंड पार्ट के लिए ये अपन बता सकते। ठीक है ना, तो ये अपने पास न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन थे उनके जो आपने प्रॉब्लम भेजी हैं उन प्रॉब्लम के संबंधित अपन बता सकते हैं। और उसके बाद में देखो एक और आपने प्रॉब्लम के रूप में कहा है कि सर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो दोबारा से बताना है। तो वो देखना देखो अपने पास क्या होगा। देखो जो आपका वो क्वेश्चन है वो ये है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहूं या मैं विषुववर्तीय रेखा कहूं या मैं ये इक्वेटोरियल लाइन कहूं या मैं ये कहूं अनुप्रस्थ रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है ना, ये अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो व्यंजक थे, दोनों ही देखो बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछते हैं। तो अपन देखो यहाँ पे कर रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन ये मान लें कि एपी एक विद्युत द्विध्रुव है, एपी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए बिंदु पर ऋणावेश है
तो बी बिंदु पर क्या है, धनावेश है, और इनके बीच की दूरी क्या होगी, 2a अत्यल्प होती है। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा अपन ने यही कही है कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के परंतु दिशा में विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थिर होते हैं, तो उसे आप क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वो अपन ने कह दिया ए बिंदु पे ऋणावेश, बी पे धनावेश, इनके बीच की दूरी 2a अपन कह रहे हैं। द्विध्रुव का केंद्र O मान लो, तो ये दूरी अपने पास कितनी होगी, a होगी, ये दूरी भी कितनी होगी, a होगी। द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली अक्षीय रेखा के लंबवत रेखा निरक्षीय रेखा कहलाती है। तो अपन ये कहते हैं r दूरी पे स्थित कोई बिंदु P है जिसके ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो, तो ये अपनी निरक्षीय रेखा होगी, OP अपनी निरक्षीय रेखा है। OP कौन सी रेखा है, निरक्षीय रेखा है, और इसी रेखा के कारण अपन क्या करना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो मैं यदि ये कहूं कि बिंदु B की बिंदु P से दूरी, तो बिंदु B की P से दूरी, या मैं कह देता बिंदु B पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बोलना कितनी कहोगे आप कि जो आवेश दे रखा है उस आवेश को क्या लिखो, E1 मान लो, और ये क्या कहते हैं, जो आवेश दे रखा है वो आवेश हो गया, इनके बीच की दूरी, तो इस लाइन को मिला दो भी, तो ये क्या हो गया, P का स्क्वायर हो गया क्या, और धनावेश के कारण बल रेखा निकलती है, तो B से P की ओर अपन दिशा बता देंगे इसमें। ठीक है, तो BP अपने को यहाँ पे चाहिए, तो BP चाहिए तो एक त्रिभुज नहीं बन गया क्या, तो ये त्रिभुज बन गया, तो ये हो गया कि थीटा मान लो, ये अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, थीटा होता, तो ये देखो अपने पास 90 डिग्री, तो ये इसका आधार हो गया क्या, ये अपन आधार बता देंगे, ये अपन क्या बता सकते हैं, लंब बता देंगे। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, तो कर्ण के BP के बराबर अपन क्या लिख देंगे कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बता देंगे। ये अपने पास क्या बन गई, BP अपन बता देंगे। तो E1 के बराबर कितना हो गया, KQ, BP क्या हो गई, अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और ये क्या करते हैं, B से P की ओर दिशा अपन बताते हैं, यही बताएंगे। तो ये देखो E1 का कितना होगा, धनावेश के कारण बल रेखा निकलती है, तो निकलने वाली दिशा E1 ये बता देंगे। KQ हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया क्या, मैग्नीट्यूड ले लो ताकि बार बार दिशा न लिखनी पड़े, ठीक है ना। तो ये अपने पास E1 का मान आ गया, E1 का जो मान आया है वो अपन ने ये लिख दिया। इसी प्रकार में एक लाइन और लिख सकता था क्या, बिंदु B की जगह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिंदु A पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो आप ये बता दो क्या, यहाँ आवेश Q की जगह क्या काम में लोगे, माइनस Q लेंगे, और BP की जगह यहाँ पे कौन सी दूरी लेंगे, BP की जगह अपन जो दूरी लेंगे वो क्या लेंगे, FP काम में लेंगे, FP काम में लेंगे, और यहाँ इनकी दिशा अपन करेंगे, ऋणावेश में बल रेखा हमेशा क्या करती है, प्रवेश करती है, तो प्रवेश करेंगे तो ये E2 बता देंगे क्या, तो E2 की दिशा क्या होगी, P से A की ओर अपन दिशा बता सकते हैं। तो ये अपने पास क्या बन गया, E2 का मान बन गया। और वही काम हो गया क्या, FP बताना, ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और लंब के सामने भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, तो कर्ण FP का मान यहाँ पे कितना होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया, तो यही मान इसका हो गया। तो ये मान लगाएंगे तो देखो E2 का मान कितना हो गया, माइनस KQ, FP का मान हो गया A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इस पे रूट, और रूट का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, और दिशा मैंने लिख दी P से A की ओर, दिशा में लिख रहा हूँ P से A की ओर अपन बता देंगे, यही हुई क्या। अब देखो यहाँ E2 का मान कितना हो गया, माइनस KQ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो गया, और ये अपन ये लिख देंगे P से A की ओर दिशा अपन बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी देखो बार बार दिशा न लिखनी पड़े, तो इसके लिए अपन यहाँ भी क्या लिख देंगे, मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो E2 का मैग्नीट्यूड लिखें तो ये क्या होगा, माइनस KQ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, तो ये मैग्नीट्यूड लिखें तो KQ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपन बता देंगे।
तो ये E2 का मैग्नीट्यूड हो गया। ये अपन समीकरण नंबर 2 कर लो। और E1 का जो मान था उसको आप एक बार समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। E1 का मान देखना यही है क्या कि Q a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अपनी समीकरण नंबर 1 मान लो भाई E1 का मान है, ठीक है ना। E1 और E2 के मान दोनों को आप देखेंगे तो अपने पास क्या दोनों के जो मान है वो अपने पास सेम है क्या। E1 का मान है वो देखो अपने पास क्या है KQ अपॉन में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। E2 का मान है वो भी क्या है KQ अपॉन में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ क्या कि बिंदु P के ऊपर ऋणावेश और धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आ रही हैं उन्हें तीव्रताओं का परिमाण तो क्या हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है। और जब तीव्रताओं के परिमाण अपने पास समान होते हैं तो अपन इसके क्या लेंगे, वियोजित घटक लेंगे। तो इसके अपन देखो वियोजित घटकों की बात यदि करनी है, क्योंकि देखो अपने पास यहाँ पे अपने को एक बात यहाँ पे ये अपने को पता चल गया कि E1 धनावेश और ऋणावेश दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो परिमाण आ रहा है वो एक समान आ रहा है। E1 का मैग्नीट्यूड, E2 का मैग्नीट्यूड, और ये आ रहा है कि KQ अपॉन में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। ये मान अपने पास सेम आ रहा है, तो इसका मतलब अपन यहाँ पे इसके क्या लेंगे, वियोजित घटक लेंगे। और वियोजित घटक भी अपन क्या करते हैं, देखो वियोजित घटक अपन किस प्रकार से लेंगे, तो ये लाइन देखो अपनी कौन सी है, अक्षीय रेखा है क्या मैं ये लाइन यहाँ पे खींच सकता हूँ क्या, यही लाइन मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ। तो ये लाइन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये कोण बोलना कितना होगा थीटा, और ये कोण भी कितना होगा थीटा। तो E2 का इसकी ओर घटक लेंगे तो क्या आएगा E2 cos ऑफ थीटा, E1 का इसकी ओर घटक लेंगे तो क्या आएगा E1 cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। और E1 के बराबर E2 आ रहा है, इसका मतलब अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दोनों बराबर भी बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही देखो अपन यदि लंबवत लाइन ये खींचते हैं तो ये पूरा कोण देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 में से ये कोण हटा दो थीटा, तो ये देगा तो 90 माइनस थीटा, तो E1 cos ऑफ 90 माइनस थीटा आएगा। और इसको अपन 90 में चेंज होगा तो ये साइन ऑफ थीटा लिख देंगे, और ये यदि अपन लिखें तो ये क्या आएगा E2 साइन ऑफ थीटा। तो अपन ये लिख देंगे लंबवत घटक या परपेंडिकुलर जो अपने पास कंपोनेंट आ रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण परस्पर क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। कि अपोजिट है जो अपने पास डायरेक्शन में जो अपने पास परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आ रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर घटक या लंबवत घटक एक दूसरे के विपरीत होने के कारण परस्पर क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। जबकि क्षैतिज घटक है वो एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जोड़ेंगे, तो हम ये लिख देंगे कि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो तीव्रता बोलना क्या होगा, E वेक्टर फॉर्म में लिख दूं या मैं E ये लिखता, तो देखो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। केवल मैं एक बार कंपोनेंट घटक उनको मैग्नीट्यूड में बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये अपने पास से दोनों क्षैतिज घटकों का योग कर दिया, मैग्नीट्यूड ही बता रहे हैं, डायरेक्शन लास्ट में लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद में अपने पास क्या होगा यहाँ पे, उनके बाद में E1 का मैग्नीट्यूड और E1 cos ऑफ थीटा, E2 cos ऑफ थीटा, यही बन जाएगा। तो ये स्थिति अपने पास से बनेगी। तो उसके बाद में देखो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, अपने पास बराबर होता है। तो E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड यदि आप बराबर करोगे तो देखो E1 और E2 दोनों की जगह E1 की जगह भी अपन क्या लगा दें, E2 लगा दें, या E2 की जगह अपन क्या लगा सकते हैं, E1 वो लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ से अपने पास जो मान मिलेगा वो मान देखना अपने पास क्या बन जाएगा, इस जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ भी E1 का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा प्लस E2 का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा, और ये भी कहेंगे तो ये क्या होगा E1 cos ऑफ थीटा प्लस ये E2 की जगह भी मैंने E1 ही लगा दिया cos ऑफ थीटा। तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2E1 मैग्नीट्यूड ऑफ cos ऑफ थीटा हो गया। अब देखो E1 इसका मान लगा दिया, कितना हो गया, KQ अपॉन में a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर cos थीटा की जगह मैं ये लिख देता हूँ आधार बटे करंट, क्योंकि और तो अपन cos के बारे में कोई मान जानते नहीं है। कोई भी एक त्रिभुज लो, BOP ले चाहे त्रिभुज AOP ले, ठीक है ना। इन दोनों त्रिभुजों में एक विशेष बात ये है कि अपने पास आधार का मान और करण का मान दोनों में ही सेम है, लंब का मान भी सेम है।
तो अपन यहाँ पे देखो ये कहते हैं कि त्रिभुज है, मैं कह रहा हूँ BOP, या मैं कह देता ट्राइंगल AOP कह दो चाहे BOP कह दो। इनमें से अपन आधार जो लिख रहे हैं, आधार का मान कितना A है, करण का जो मान है वो कितना है A² प्लस ये है रूट में, और लंब का मान कितना है, दोनों में ही R है। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे तो क्या होगा, E1 का मैग्नीट्यूड KQ 2 हो गया, A² प्लस R² हो गया, आधार का मान कितना A, करण का मान कितना A² प्लस R² होगा। यही हो गया। ये देखो अपने पास ऐसा होता है, अपने पास देखो ये क्या होगा, E1 का मैग्नीट्यूड KQ 2 को इसके साथ गुणा कर दो, और अपॉन में ये देखो A² प्लस R² इस पर पावर 1, और ये A² प्लस R² इस पर पावर क्या है, आधी। और एक और आधी पावर को अपन यदि जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएंगी, एक और अपने पास 1 और हाफ को अपन करेंगे, ऐड कर लो तो ये क्या होगा 3/2 होगा क्या। तो E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा KQ 2A A² प्लस R² इसके ऊपर पावर कितनी कर दो, 3/2। अब द्विध्रुव की शर्त ये होती है कि दोनों आवेश एक दूसरे से क्या होने चाहिए, अत्यल्प होने चाहिए। तो अत्यल्प होने चाहिए तो R का मान A से बहुत ही बड़ा होगा, तो अपने पास क्या होगा R² और भी बड़ा होगा क्या, A² से। तो अपन ये लिख देंगे R² प्लस A² लगभग किसके बराबर है, R² के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये यदि अपन यहाँ पे करते हैं तो देखो अपने पास क्या बनेगा, ये स्थिति अपन यदि यहाँ पे कर रहे हैं तो देखो अपने पास क्या स्थिति बनेगी कि यही होगा क्या, E1 का मैग्नीट्यूड K होगा Q 2A अपॉन में क्या हो गया R², इसके ऊपर पावर कितनी 3/2, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये क्या होगा R³ हो जाएगा। और अपन ये भी जानते हैं विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की अत्यल्प दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये आघूर्ण कहलाएगा, तो ये मान किसका हो गया P का, तो E का मैग्नीट्यूड ये क्या हो गया P अपॉन में R³ होगी। ये अपने पास तीव्रता का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब अपने को पता है कि सर तीव्रता तो क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि होती है तो यहाँ पे क्या कर दो E1 वेक्टर कर दो, KP वेक्टर कर दो, R³ हो गया। लेकिन इसकी दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है, लेकिन द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। E और P एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो विपरीत है तो अपनी फिजिक्स में विपरीत के लिए अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे, और ये कह देंगे नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन यह प्रदर्शित करता है कि E वेक्टर एवं P वेक्टर एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक दूसरे के विपरीत अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। एक बार वापस सुन लो, E वेक्टर और P वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं, इस कारण अपन ने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस लगाया। यहाँ अपने डायग्राम में देखो, ये देखो ऋणावेश है, ये अपने पास क्या है धनावेश, तो E की डायरेक्शन इधर ही क्या है, देखो ये इधर ही तो ज्ञात किया है, और P की डायरेक्शन देखो ऋणावेश से धनावेश की ओर, तो ये P की डायरेक्शन हो जाएगी, और ये अपने पास किसकी डायरेक्शन है, E की। एक दूसरे के विपरीत होने के कारण यहाँ पे क्या लगा रहे हैं अपन, माइनस निशान लगा, ठीक है ना। तो इसके साथ ही अपने पास पहले चैप्टर की आपकी जितनी प्रॉब्लम थी मैंने वो बताई है, ठीक है ना। इसके अलावा यदि और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर हमें बता दें।